हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन पर। विश यू मेनी मेनी हैप्पी न्यू ईयर। चलिए शुरू करते हैं आज इस साल के पहले करंट अफेयर की। तो आज का दिन नया साल है, नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग और नए दिन के करंट अफेयर से। लेकिन पिछला तो भूलना नहीं है, तो फिर पिछले दिन का रिवीजन कर लेते हैं क्विकली। और पीडीएफ वगैरह जो है अब वो टेलीग्राम पर भी दी जाने लगी है, डिटेल वाली। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, वहीं पर डिटेल पीडीएफ आपको इसकी मिल जाया करेगी। चलिए तो कल का रिवीजन कर लेंगे पहले, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने यानी कि पिछले साल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किस राज्य सरकार के द्वारा भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किया गया, तो गुजरात के द्वारा किया गया। अर्जेंटीना ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। मिस महाराष्ट्र का खिताब जीता है केतकी राउत ने। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने अभी कनाडा में स्थित लखबीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित किया है। और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी ने भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लॉन्च किया है। और अभी कोहिनूर ग्रुप को सर्वश्रेष्ठ ब्रांड 2023 का अवार्ड मिला है। इसके अलावा तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम लॉन्च किया है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल में ग्रामीण मधुमेह रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान शुरू किया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। चीन के नए रक्षा मंत्री बन गए हैं डोंग जून। और अभी दोस्तों विदेशी मुद्रा सेवाओं को बढ़ाने के लिए फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट योजना का आरंभ किया है आरबीआई ने। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की करंट अफेयर की वीडियो से, यानी 31 दिसंबर के करंट अफेयर की वीडियो से। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, इस साल के पहले दिन की करंट अफेयर की। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर भी मिलती है, टेलीग्राम पर भी अब पीडीएफ दी जा रही है, जैसे कि मैंने आपसे कल वादा किया था। कल मैंने एक और वादा किया था कि 80% का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा सभी वीडियो कोर्सेज पर। कल बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा इसका उठाया, आप भी उठाइए। जितने भी वीडियो कोर्सेज वगैरह हैं अपने, उन पर 80% का ह्यूज डिस्काउंट दिया जा रहा है। अभी तक एमजेटी एजुकेशन के द्वारा 80% का डिस्काउंट कभी नहीं दिया गया। तो आप लोग जो है इसका फ़ायदा उठाइए। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और व्हाट्सएप नंबर, ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, इस पर भी आप व्हाट्सएप करके जानकारियाँ ले सकते हैं। अब बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। 14 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने की घोषणा की है? तो पीएम मोदी जी 14 फरवरी को यानी वैलेंटाइन डे के दिन जाएंगे कहाँ पर? यूएई में। ये यूएई में एक हिंदू मंदिर का अनावरण कर रहे होंगे अबू धाबी में। अब देखो, अबू धाबी में यूएई में ये मंदिर बन रहा है, यही अपने आप में एक बड़ी बात है। इनको इनवाइट किया गया था इस संस्था के द्वारा, इस ग्रुप के द्वारा जिसने मंदिर का निर्माण करवाया हुआ है। ये पीएम मोदी जी जाएंगे वहाँ पर, उद्घाटन करेंगे मंदिर का। ये मंदिर जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत बन रहा है मंदिर। और इसको BAPS स्वामी नारायण संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है। कहाँ पर? यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में बनाया जा रहा है। तो 14 फरवरी 2024 को उद्घाटन किया जाएगा। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये लोग 14 फरवरी का ही दिन क्यों चुने हैं। मंदिर बहुत ही भव्य बन रहा है। ये यूएई में ऐसी जगह पर बन रहा है, इस एरिया में बन रहा है जहाँ पर हिंदू धर्म की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, यूएई हुआ या फिर बहुत सारे अरब देश हो गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भारतीय रहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। और जैसे कतर वगैरह हो गए, कतर वगैरह में तो आधे से ज़्यादा भारतीय ही वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पर भी हिंदू ज़्यादा रहते हैं और यहाँ पर एक हिंदू मंदिर भी बनाया जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी अपनी राम मंदिर जो है, ये 22 जनवरी को इसका उद्घाटन होगा राम मंदिर का, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसका तो आप भव्यता का प्रमाण देख ही रहे होंगे आजकल। मज़ा आ रहा है, एकदम गूज़बम्प निकल रहे हैं, है ना। आप में से कौन कौन अयोध्या जाना चाह रहा है अभी? कमेंट करके बताइए। चलिए आगे। हाल ही में किसने श्रीलंका में भारतीय तमिलों के योगदान का सम्मान करते हुए डाक टिकट जारी किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में श्रीलंका में JP नड्डा जी। JP नड्डा कौन है? JP नड्डा वर्तमान समय में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बीजेपी के क्या हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने क्या किया है इन्होंने अभी भारतीय तमिलों के योगदान का सम्मान करते हुए डाक टिकट जारी किया हुआ है। श्रीलंका में भारतीय तमिल, हाँ, एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब अंग्रेजी शासन चल रहा था, अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी, तो बहुत सारे तमिल को शिफ्ट किया गया था श्रीलंका में। तो श्रीलंका में बहुत सारे तमिल लोग रहते हैं और इसी वजह से तमिल जाति और सिंहला जाति के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, जिसकी वजह से गृह युद्ध में भी कभी कभी ये पड़ता है। यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि तमिल जो श्रीलंकाई तमिल हैं जो कि भारतीय मूल के गए हुए हैं, इन लोग का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वहाँ की इकोनॉमी में भी। ये
डाक टिकट उन्हीं को समर्पित किया गया है, उन्हीं के योगदान को चिन्हित करते हुए। श्रीलंका के वृक्षारोपण उद्योग में, बुनियादी ढांचे में, इन सब में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अब देखो, पड़ोसी प्रथम नीति के तहत ना, जब अभी श्रीलंका क्राइसिस में डूबा था, जब वहाँ के राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में जा कर के सब लोग नहा रहे थे, उस टाइम पर, क्योंकि राष्ट्रपति भाग चुके थे, उस टाइम पर भारत ने श्रीलंका की बहुत मदद की थी। 4 अरब डॉलर जो है, 4 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की थी भारत ने श्रीलंका की। डॉर्नियर विमान वगैरह भी सौंपे थे अभी हाल फिलहाल में। तो भारत जो है ये पड़ोसी प्रथम नीति अपनाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पड़ोसी प्रथम नीति के तहत हम लोगों ने आर्थिक संकट में इसकी मदद की हुई थी। ठीक है जी, यहाँ पर अभी डाक टिकट जारी हुआ है। आगे, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस भारतीय सेना के भीतर रैंकों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो दोस्तों, पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया है कि भारतीय नौसेना की, इंडियन नेवी की जो रैंक्स होंगी ना, उसमें जो सेना के जो रैंक होते हैं अधिकारियों के, वो उनके नाम बदले जाएंगे। तो हालांकि कौन क्या किसका नाम होगा ये तो अभी पूरा अभी नहीं आया, धीरे धीरे करके सामने आएगा, लेकिन ये इंडियन नेवी की जो रैंक होगी वो दोबारा से नाम दी जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे झंडा बदला गया था और भी बहुत सारे लोगो वगैरह बदला गया था, वैसे इस बार नाम बदलने की बात की गई। वैसे भारतीय नौसेना दिवस का समारोह होता है 4 दिसंबर को, और सुबुगाहट घोषणाएं उसी समय से चल रही हैं। तो देखो, एडमिरल के एपोलेट के लिए नए डिज़ाइन का अनावरण किया गया है। मतलब जो सिंबल्स होते हैं ना, जो नेवी ऑफिसर्स पहनते हैं, उन्हें एपोलेट बोलते हैं। उनका भी डिज़ाइन नए तरीके से होगा, और उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत का एक समझ लो झलक दिखेगी उसमें, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं यही भारतीय नौसेना के समझ लो एक प्रकार से संस्थापक माने जाते हैं, हम भारतीयों के द्वारा जो स्थापित किए गए हैं। वैसे भारतीय नौसेना का इतिहास बहुत पुराना रहा है, मैंने कई बार आपको बताया भी हुआ है। भारतीय नौसेना जो है वो तो चोल वंश के साम्राज्य से ही टाइम से ही बहुत ज़्यादा विकसित थी। भारत की नौसेना की, इंडियन नेवी की बहुत ज़्यादा बखान सुनने को मिलती है पूरे विश्व के इतिहास में। इंडोनेशिया वगैरह तक अपने में ही था, कब्जा था, क्योंकि चोल वंश चल रहा था सब। तो उसके बाद फिर अगर हम लोग आधुनिक युग में अगर आएँ तो यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बहुत ही अच्छी सुदृढ़ नौसेना बनाई थी। ठीक है ना, छापे खाने के ये युद्ध के जनक भी माने जाते हैं। फिलहाल भारतीय नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार जी, और अभी हाल ही में नए वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ बनाए गए हैं वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य की ट्रांसमिशन परियोजना की बोली जीती है? तो अभी टाटा पावर के द्वारा ट्रांसमिशन परियोजना की बोली जीती गई है राजस्थान में। राजस्थान में एक बिडिंग प्रक्रिया हुई थी और उसमें 1544 करोड़ रुपए की ये ट्रांसमिशन री प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को जीत लिया है। मतलब कि इसकी बोली लगाई गई थी और टाटा पावर को ये मिल गया है प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट 1544 करोड़ का है, 35 वर्षों के लिए है, मतलब 35 वर्षों की लीज पर ये लिया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंसल्टिंग के द्वारा यह स्थापित किया गया है। अब इसके तहत क्या होगा? इसके तहत बीकानेर कॉम्प्लेक्स से 7.7 गीगावाट का रीन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरण ऊर्जा की यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा इस परियोजना में 340 किलोमीटर लंबा ट्रांसमिशन कॉरिडोर बनाया गया है, जो बीकानेर 3 पुलिंग स्टेशन को नीम राणा 2 सब स्टेशन से जोड़ती है। तो ये वो प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट पर काम कौन करेगा? टाटा पावर। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटा करके कितना वर्ष की? तो झारखंड राज्य सरकार ने इसे 60 वर्ष से घटा करके 50 वर्ष कर दिया है। मतलब आदिवासी और दलित जो होते थे उनको वृद्धावस्था की जो पेंशन मिला करती थी वो पहले 60 वर्ष के बाद मिला करती थी। उम्र के 60 वर्ष के जब हो जाते थे तो उसके बाद मिला करती थी, लेकिन अब वो घटा करके 50 वर्ष कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? हेमंत सोरेन जी ने ऐसा क्यों किया है? ये चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के। ऐसा इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि एक डाटा इनके अनुसार ये बताया जा रहा है कि डाटा के अनुसार जो उस एरिया में जो आदिवासी लोग हैं और दलित लोग हैं उनका जीवन काल जो है वो 60 वर्ष तक बहुत ही कम ही पहुंच पाता है, बहुत जल्द ही वो उनकी डेथ हो जाती है। तो मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा है, और इसको देखते हुए 60 साल से कम उम्र में ही यानी कि 50 वर्ष के बाद ही पेंशन देना शुरू हो जाएगा, नहीं तो मरने के बाद तो पेंशन मिलेगा नहीं। तो इसी वजह से 50 वर्ष यहाँ पर कर दिए हैं वृद्धावस्था की पेंशन की अर्हता आयु।
पेंशन की अर्हता का मतलब कि पेंशन के लिए अब एलिजिबल हो जाएं जो, तो 50 वर्ष से ऊपर के जो भी होंगे वो एलिजिबल होंगे और ये रिसीव कर सकेंगे पेंशन। ठीक है जी। झारखंड की बात आई है। झारखंड अगर आप देखना चाहोगे तो इंडिया के मैप में यहाँ पर आपको दिखेगा झारखंड। झारखंड बिहार से ही अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? ये अलग हुआ था कब दोस्तों? 15 नवंबर को सन 2000 को। 15 नवंबर को दोस्तों बिरसा मुंडा जी की जयंती होती है और बिरसा मुंडा जी आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बिरसा मुंडा जी की ही जयंती पर एक दिवस घोषित किया गया है, जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हुई है कब? बिरसा मुंडा जी की जयंती पर 15 नवंबर को मनाया जाएगा। ठीक है जी। तो 15 नवंबर सन 2000 को ये राज्य अलग हुआ था बिहार से, और जब अलग हुआ था तब ये बना था 28वां राज्य। हेमंत सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन। यहाँ पर हजारीबाग झील बहुत ही फेमस है, याद रखना। राजा तालाब तो बांची झील है। बेतला नेशनल पार्क पूछा जाता है। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाता है आपसे। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान भी है। संथाल, झूमल, पाइका, फगुआ, छाऊ, भजा, सरहुल ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। सरहुल ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है जी। अब अच्छा रांची दिख रहा है आपको। सांची तो मध्य प्रदेश में है। सांची जो है वो फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया है मध्य प्रदेश की। रांची जो है एक ऐसी सिटी है, एक ऐसी राजधानी है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में कौन से ऐसे राज्य की राजधानी है जिस पर से कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो इकलौती राजधानी कौन सी है राज्य की? रांची, झारखंड राज्य की। आगे तो हाँ, हम बात कर रहे थे ऑफर की। 80% का डिस्काउंट है सभी वीडियो कोर्सेज पर। वीडियो कोर्सेज में कौन कौन सा प्रेफर किया जाएगा? वैसे तो है बहुत सारे, सब्जेक्ट वाइज भी कई सारे हैं। अगर आपको कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट का लेना है तो भी आप ले सकते हो। कहीं भी समझ ना आए तो तुरंत व्हाट्सएप करो, पूरी सहायता की जाएगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जीएस सफलता 3.0 बैच। जीएस सफलता 3.0 बैच की खास बात यह है कि इसमें जो है 15 महीने की वैलिडिटी आपको दी जा रही है और इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको बहुत ही बाखूबी तरीके से समझाए जा रहे हैं। साथ के साथ 15 महीनों तक आपको ई बुक भी बिल्कुल फ्री दी जाएगी। ये कंप्लीट बैच वैसे अगर आप लेते हो तो वैसे तो 1999 का बैच है, लेकिन अभी ऑफर के तहत चूंकि ऑफर चल रहा है तो ये बैच आपको मात्र 399 में मिल रहा है। ऐसे ही खाकी बैच आया हुआ है जिसमें 60,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इस बैच को अभी के लिए आप पा सकते हो मात्र 199 में। इसमें देख रहे हो आप, हिंदी भी मिलेगा, यूपी जीके, रीजनिंग, मैथ, प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा सामान्य अध्ययन, सारा कुछ मिलेगा मात्र 199 में। इससे सस्ता और बेहतरीन क्वालिटी वाला कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, आप क्वालिटी देखने के लिए जा करके डेमो ले सकते हो। डेमो क्लास लो, उसके बाद क्लास की क्वालिटी देखो और उसके बाद ऑब्जर्व करो कि इतना प्रीमियम कंटेंट इतने सस्ते में मिल रहा है। चलिए आगे। केंद्र सरकार द्वारा गठित किए गए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनगढ़िया। अरविंद पनगढ़िया का नाम जरूर याद आ रहा होगा आपको, बहुत बार मैंने रिवीजन करवाया है। नीति आयोग के ये पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगढ़िया, और इनको अब नई जिम्मेदारी दी गई है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। इससे पहले 15वां वित्त आयोग था, उसके अध्यक्ष थे एनके सिंह, और अब 16वें के बन गए हैं अरविंद पनगढ़िया। वित्त आयोग जो होता है, फाइनेंस कमीशन, ये बहुत बड़ी संस्था है, समझ लो। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है और इसके लिए वित्त आयोग अधिनियम 1951 लाया गया था, और उसी के तहत ये अनुच्छेद भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में अनुच्छेद 280। और इनका नाम भी अब अगले 5 सालों तक आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें तो जरूर ही पूछे जाएंगे। तो अरविंद पनगढ़िया जी का नाम आपको याद रखना है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में। साथ ही साथ में ऋत्विक रंजनम पांडे को भी याद रखना, ये वित्त आयोग के सचिव बनाए गए हैं। इस वित्त आयोग के सचिव हैं ये, ठीक है ना। तो सेक्रेटरी कौन है? ऋत्विक रंजनम पांडे, और अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगढ़िया जी। आगे, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार $100 बिलियन की संपत्ति पार करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो $100 अरब अभी तक कोई भी महिला बिजनेसमैन नहीं प्राप्त की थी, किसी की संपत्ति इतना नहीं थी, लेकिन अब ये संपत्ति पार कर दिया है बेटनकॉट मेयर्स ने। बेटनकॉट मेयर्स ये आपको दिख रही हैं, ये फ्रांस की रहने वाली हैं और फ्रांस की ही एक बहुत ही बड़ी
समझ ले कि आप विश्व की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी है लॉरेल, उसी की सब यूनिट है एक्चुअली में तिथिस, उसकी ये अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। और इसमें तो ये उपाध्यक्ष हैं इस निदेशक मंडल में। तो लॉरेल की उपाध्यक्ष और इसी की यूनिट थिसिस की अध्यक्ष हैं, और ये बन गई हैं दुनिया की सबसे अमीर महिला तो हैं ही, साथ ही साथ 100 बिलियन क्रॉस करने वाली पहली विमेन। इनकी ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने खुद से एम्पायर खड़ा किया है या खुद इस पद पर पहुंची हुई हैं। इनकी माँ जो थी ये अभी तक वो सबसे अमीर थी, 2017 में उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद संपत्ति इनको मिली है, तो ये विरासत को संभाल रही हैं। और वहीं अपने एलन भैया जो हैं ये सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं, इनके आसपास भी कोई नहीं है ना। तो ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट जारी की हुई है। अगला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100 करोड़वें लाभार्थी कौन हैं जिन्हें अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने मुलाकात की जिनसे और साथ में चाय पिया। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल योजना रही है इस गवर्नमेंट की, मोदी सरकार की, और इसमें 10 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी हो चुके हैं। तो 10 करोड़वें लाभार्थी कहाँ से हैं? अयोध्या से, और उनका नाम है मीरा माझी। मीरा माझी जी के यहाँ अभी पहुँच गए थे पीएम मोदी जी, अभी जब अयोध्या में गए हुए थे उद्घाटन करने एयरपोर्ट और स्टेशन का, तब वहीं पर इनका भव्य स्वागत हुआ। अयोध्या में आपने देखा हुआ होगा वीडियोज़ वगैरह में। तो यहाँ पर ये इनके घर भी पहुँचे, चाय वगैरह भी पिए, और एक प्रकार से लोगों में ये संदेश भी गया कि देखो ये जो योजना है उसके 10 करोड़वें ये लाभार्थी हैं, इनके यहाँ पहुँचे हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा को मतलब इसका लाभ मिल चुका है। तो मोटा मोटी बात ये है कि यहाँ पर ये योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई योजना चर्चे में आती है तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखो इस क्वेश्चन कहाँ से, यहाँ से क्या क्या बन सकता है। इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? 1 मई 2016 से हुई। कहाँ पर शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शुरू किया गया था 1 मई 2016 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके तहत महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है, गरीब महिलाओं को। 10 करोड़ से ज़्यादा इसके लाभार्थी हो चुके हैं, ठीक है। तो मीरा माझी जो कि अयोध्या की हैं, ये 10 करोड़वीं इसकी लाभार्थी हैं। आगे, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का इस्पात उत्पादन उद्योग में कौन सा स्थान है? तो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उद्योग करता है, या कहें कि इस्पात का उत्पादक है। तो भारत में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्पात का उत्पादन हुआ करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्पात का उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है। इस्पात बोले तो स्टील, ठीक है ना। स्टील का उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना करता है, उसके बाद भारत करता है। और ये पिछले कई सालों से बना ही आ रहा हुआ है, ये स्थिति बनी हुई है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी थे पहली बार दूसरे पहुँचे हैं, ये बनी हुई है। लेकिन रिपोर्ट अभी आई है तो हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे ही। अभी क्या हुआ था ना, ISA इस्पात कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था, इसका 4था संस्करण। तो इसका 4थे संस्करण में कुछ और टारगेट्स रखे गए कि कैसे हम लोग 2030 तक दोगुना अपना कर सकते हैं उत्पादन, और 300 मिलियन टन प्रतिवर्ष करना ये अपना टारगेट रखा गया। तो ये जो समिट हुई, ये कॉन्क्लेव हुआ, इसकी थीम रखी गई थी स्टील शेपिंग द सस्टेनेबल फ्यूचर। ओके, चलो, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023 की एक रिपोर्ट आई, इसमें बताया गया कि 125.32 मिलियन टन के कच्चे इस्पात उत्पादक के मामले में हम लोग हैं, और 121.29 मीट्रिक टन का हम लोग बिल्कुल यूज के लिए, रेडी टू यूज के लिए इस्पात का उत्पादन करते हैं। तो ये कच्चा इस्पात यानी कच्चा स्टील इतना उत्पादन होता है, और रेडी टू यूज का इतना हुआ है 2023 में, वित्तीय वर्ष में। अच्छा, ये तो रही दुनिया की बात। अगर राज्यों की बात करें हम लोग, तो राज्यों की स्थिति में कौन कौन से सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य हैं, तो यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रही है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, गुजरात वगैरह। तो यानी ये जो बेल्ट है ये स्टील का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में करती है। इसमें उड़ीसा सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है ना। चलिए आगे, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। आज 9 ही क्वेश्चन है, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। सभी संस्थाएं लगभग बंद ही होती हैं क्योंकि। तो देखो यहाँ पर किताब भी है, अपनी किताब जिनको लेना है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की, वो किताब ले सकते हैं, और इसके कुछ ही कॉपीज़ बची हुई हैं। तो इससे पहले ख़त्म हो आप लोग ले डालो, और टेलीग्राम चैनल भी अपना ज्वाइन करो। इसकी PDF डिटेल वाली यहाँ पर भेजी जा रही है अब से। दिसंबर 2023 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो ये मैंने कल पूछा था आपसे, राहुल रजकोत्रा को नियुक्त किया गया है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने निम्न से किस ग्रंथ की रचना की? तो इन्होंने रामायण की रचना की। कल कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि श्री रामचरितमानस, नहीं भाई, श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने ट्रांसलेट किया था अवधी भाषा में। रामायण का ये ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। तो इसको तुलसीदास ने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है, ठीक है।
और यहाँ महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है और अभिज्ञान शकुंतलम को इसको कालिदास ने लिखा है। आज आपको क्या बताना है, मिसेज महाराष्ट्र 2023 का खिताब किसने जीता। इसके अलावा 1 जनवरी 2024 को कितने नए देश ब्रिक्स की सदस्यता हासिल करेंगे, यानी ब्रिक्स में कितने टोटल हो जाएंगे ये भी बता दीजिएगा और कितने नए देश जुड़ेंगे ये भी बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। क्विज भी इसकी सॉल्व कर लेना, MJT ऐप पर मिलेगी। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। किताब अपनी जो है अमेजन पर है, ये अमेजन से आप ऑर्डर कर सकते हो। किसी भी सहायता के लिए व्हाट्सएप करें। मैं मिलूंगा आपसे कल की दिन की वीडियो में, तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 वर्ष की सफलता पाइए जल्दी से। जय हिंद।